चैप्टर 9 कार इंटीमेसी ट्रैप। दूसरी तरफ वीर की कार उस रोड पर थोड़ी दूर जाकर रुकी। कार रुकते वीर ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की वीर के ब्रॉड चेस्ट को कब से अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थी, जो वीर की शर्ट के 3 बटन खुले होने की वजह से साफ साफ दिखाई दे रही थी। और ये बात वीर से छिपी नहीं थी। उस लड़की की इस हरकत पर वीर के होठों के कोने मुड़ गए थे। वीर ने एक पल गंवाए बिना सीधा अपनी और उस लड़की की सीट को पीछे कर दिया, जिसे वो सीट बेड में बदल गई। वीर तुरंत उस लड़की के ऊपर आ गया और एक पल गंवाए बिना उसके होठों को चूमने लगा। वो लड़की भी पूरा साथ देने लगी थी। थोड़ी देर उस लड़की के होठों को चूमने के बाद वीर ने उस लड़की की गर्दन को चूमने लगा और अपना हाथ उस लड़की के पूरे बदन पर फेरने लगा था। वो लड़की भी वीर की छून से पिघलने लगी थी और धीरे धीरे आहें भरने लगी थी। थोड़ी देर बाद वीर ने उस लड़की को चूमना बंद किया और एक झटके से उस लड़की के कपड़े उतार कर कार के कोने में फेंक दिए और अपने भी कपड़े उतार दिए। पर वीर ने अभी भी मास्क पहन रखा था। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बेलीबाज हो चुके थे। उन दोनों के बीच शर्म का पर्दा हट चुका था। उस लड़की को अपने सामने ऐसे बेपर्दा देख वीर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वीर कई सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ रात बिता चुका था। पर वो लड़की वीर को ऐसे देखकर आहें भर रही थी, क्योंकि वीर था ही इतना हॉट एंड सेक्सी। ये बात वीर अच्छे से नोटिस कर रहा था। वीर एक बार फिर उस लड़की के ऊपर आ चुका था और एक बार फिर उस लड़की के बदन पर अपने निशान छोड़ते जा रहा था। वक्त बीतने ने साथ साथ उस लड़की की आहें और सिसकारियां भरने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, जिस वजह से वीर और उत्तेजित होने लगा था। वीर अग्रेसिव होकर उस लड़की के बदन को चूमता जा रहा था और साथ में वीर ने उस लड़की के बदन के हर हिस्से में अपने दांतों के निशान छोड़ चुका था। अब दोनों के बेलीबाज बदन भी गर्म हो चुके थे। वीर ने उस लड़की के दोनों पैर अलग किए और उसे अपनी कमर पर लपेटकर खुद को अच्छे से एडजस्ट किया उस लड़की के अंदर समाने के लिए। वीर जैसे ही उस लड़की में समाता, उससे पहले ही उस लड़की ने वीर के सीने पर हाथ रखकर वीर को रोक दिया। लड़की की इस हरकत पर वीर की भौहें आपस में जुड़ चुकी थीं। वीर के चेहरे पर फ्रेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात थी कि वो इस मूवमेंट में आकर रुकना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। उस लड़की ने वीर की चेस्ट पर सेक्सुअल तरीके से हाथ फेरते हुए बोली, अंडरस्को आई नो बेबी कि तुम इस वक्त क्या चाहते हो, पर मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है, पर फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये लास्ट विश पूरी नहीं कर सकते हो? प्लीज़ प्लीज़, उस लड़की ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा और वापस वीर के ब्रॉड चेस्ट पर अपने हाथ घुमाने लगी थी। अनायास ही वीर के होठों पर ना दिखने वाली मुस्कान तैर गई थी, जो वो लड़की देखने में असमर्थ थी। वीर ने अचानक उस लड़की का हाथ पकड़ लिया तो वो लड़की सवालिया निगाहों से वीर को देखने लगी। वीर ने उस लड़की के हाथ को अपने होठों से चूम लिया और बेहद भारी मगर सेक्सुअल आवाज में बोला, अंडरस्को तुम मेरा फेस देखना चाहती हो? उस लड़की ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। वीर हंसकर आगे बोला, अंडरस्को ठीक है दिखाता हूँ, पर देखने के बाद तुम रिएक्ट तो नहीं करोगी ना? लड़की ने इस बार भी तुरंत अपना सर ना में हिला गया। वीर उस लड़की के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिस पर चालाकी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वीर कातिलाना अंदाज में बोला, अंडरस्को ठीक है देख लो मेरा चेहरा। ये बोल वीर ने जिस हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़ा था, उसी हाथ से अपने चेहरे का मास्क उतार दिया। जिसे ही उस लड़की ने वीर के चेहरे को देखा, उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। उसका शरीर मानो जम चुका था। उसके होठों थरथरा कांप रहे थे। उसकी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने देखा क्या वो सच है। उस लड़की ने अपने कांपते हुए होठों के साथ बोली, अंडरस्को तुम? वीर ने क्रिस्पी स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को हाँ मैं स्वीट हार्ट। वो लड़की आगे बोली, अंडरस्को तुम तो वीर सिंघानिया हो ना, बिजनेसमैन मीतेश सिंघानिया का बेटा, इस पूरे मुंबई शहर का जाना माना प्लेबॉय, यानी कि वीर सिंघानिया ही वीएस है। वो लड़की बस इतना ही बोल पाई थी। वीर की वो हंसी और कातिलाना और जहरीली होती जा रही थी। उस लड़की को जैसे सदमा ही लग गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीएस एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जिसे ये दुनिया खौफ खाती थी। वो वीएस एक मामूली सा कॉलेज स्टूडेंट था और ऊपर से प्ले बॉय, और ये बात उस लड़की को हजम ही नहीं हो रही थी। उस लड़की के मुंह में जैसे दही जम चुका था। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उस लड़की की शांत को भंग करते हुए वीर बोला, अंडरस्को क्या हुआ स्वीट हॉट? शॉक लगा? मैंने तो पहले ही कहा था
और अब तुम्हारा ऐसे देखना खत्म हो गया हो तो हम आगे बढ़े। वीर की आवाज कान में पड़ते ही वो लड़की होश में आई और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, अंडस्को ऑफ कोर्स बेबी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। अब आओ ना हम अपनी रात एंजॉय करते हैं। ये कहते ही उस लड़की ने अपनी दोनों हाथों को वीर की गर्दन में लपेट लिया और अपनी तरफ खींचकर वीर के सख्त होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगी। पर इस किस में कुछ अलग था, और वो क्या था ये वीर अच्छे से समझ रहा था। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद वीर एक झटके से उस लड़की के अंदर समा गया। ऐसा होते ही उस लड़की की हल्की चीख निकल गई, जो उस कार में दबकर रह गई। वीर अपने मूव को फास्ट कर दिया, जिस वजह से अब उस कार में उस लड़की सिसकियां और रह रहकर कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसे सुन वीर पागल हो रहा था और वो और एग्रेसिव होकर उस लड़की के साथ सेक्स करने लगा था। करीब 1 घंटे बाद वीर रुका। अब तक उन दोनों के बदन पसीने से लथपथ हो चुके थे। वीर के चेहरे पर सैटिस्फाइड वाली मुस्कान थी। वीर जैसे ही उस लड़की के ऊपर से हटना चाहा, वीर को अपने पेट पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हुआ। वीर ने अपना सर नीचे करके देखा तो उस लड़की ने वीर के पेट पर गंतान रखी थी, जिसकी नोक वीर को अपने पेट पर चुभ रही थी। वीर ने वहां से अपनी नजरें हटाकर उस लड़की को देखा, जो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वीर को ही देख रही थी। वो लड़की वैसे ही बोली, अंडस्को वीएस उर्फ मिस्टर वीर सिंघानिया, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे साथ यह रात बिताने आई थी? नो नेवर बेबी, मैं तुम्हारी जान लेने आई थी। पर एक बात बताऊंगी, तुम्हारे साथ रात बिताकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। तुम सच में बहुत हॉट हो, पर अफसोस आज के बाद तुम्हारी ये हॉटनेस किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो, और वो भी मेरे हाथ से। ये कहते ही उस लड़की ने गन को वीर के पेट पर और कस दी। उस लड़की के चेहरे पर डेविल स्माइल देखकर वीर के चेहरे पर बेहद डरा देने वाली स्माइल आ गई, जिसे देखकर उस लड़की की हंसी एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर नासमझी वाले एक्सप्रेशन आ गए। वीर हंसते हुए झुककर उस लड़की के होठों को चूमा और अपने एक हाथ से उस लड़की के गाल पर आए बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें क्या लगा था स्वीट हॉट? तुम्हारी इस हरकत से मैं डर जाऊंगा, तुम भूल रही हो स्वीट हॉट मैं कौन हूँ। तुम मुझे क्या लगा था कि मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो और यह किस लिए आए हो। तुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ लाए हो, पर तुम गलत हो। तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल सको, और वो मैंने कर दिया। वीर की बात खत्म होते ही उस लड़की के चेहरे पर डर ने अपना पहरा जमा लिया था और आंखों में खौफ उतर आया था, क्योंकि वो लड़की अब समझ चुकी थी कि वीर उसकी सच्चाई पहले से ही जानता है और अब उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि वीएस को देखने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया था। तो वो लड़की क्या चीज़ थी? उस लड़की ने डर अपना थूक निगल लिया और जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही था कि अगले ही पल वीर ने कार की सीट से चाकू निकली एक झटके में ही उस लड़की का गला काट दिया। उस लड़की के गले से खून की धारा वीर के चेहरे पर लग गई। वीर ने उस लड़की को नहीं चीखने का और नहीं छूटने का मौका दिया था। अब वो लड़की बेजन लाश बनकर वीर ने नीचे निर्वस्त्र होकर पड़ी थी। उस लड़की की खून की धारा कार की सीट से होते हुए पूरी कार को भिगो रही थी। वीर इस वक्त हद से ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। अगर इस वक्त वीर को कोई देख लेता तो पक्का वीर की हैवानियत से भरे मंजर को देखकर ही मार जाता। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की के कान के पीछे से एक छोटा सा चिप निकाला जो शायद एक माइक्रोफोन जैसा था। वीर ने उसे अपने कान में लगाया। इस वक्त वीर के होठों पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए थे, जैसे पता हो कि ये लड़की कौन है और किसने भेजी है। वीर अपनी पेंट पहनकर कार से बाहर निकल गया। वीर अभी भी शर्टलेस था और चेहरे पर अभी भी खून के छींटे लगे हुए थे। अब तक वीर के पास जय और मीत दोनों पहुंच चुके थे और उसके साथ वीर के बॉडीगार्ड भी। वीर ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। इशारा पाते ही वो बॉडीगार्ड वीर की कार लेकर वहां से निकल गया। वीर ने उस माइक्रोफोन को ऑन किया तो सामने से आवाज आए, अंडस्को काम हुआ कि नहीं? ये सुनते ही वीर के होठों के कोने मुड़ गए। सामने से बस हेलो हेलो की आवाजें आती रही। थोड़ी देर बाद वीर ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिया और अपने बेहद ठंडे लहजे ने कहा, अंडस्को ये हेलो हेलो कहना बंद करो और अपने बॉस को फोन दो, मैं उसके कुत्ते से बात नहीं करता। इतना सुनते ही सामने से टूटी हुई आवाज आए, अंडस्को वीएस। वीएस सुनते ही वीर जोर जोर से हंसने लगा और एकदम से रुक कर बोला, हाँ वीएस तुम्हारे बॉस का बाप। दूसरी तरफ एक बड़ी की कोठी में एक कमरा, जो शायद इस कोठी का सबसे बड़ा कमरा था।
उस कमरे के अंदर लगे सोफे पर एक लड़का बैठा था। उम्र लगभग 27 साल होगी। दिखने में हैंडसम था। सोफे से अटैच कॉफी टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई थी और उस लड़के के हाथ में इस वक्त शराब का जाम था, जिसे उस लड़के के अपने होठों से लगाए हुए शराब का मजा ले रहा था और सामने दीवार की तरफ देख रहा था। सामने की दीवार पर एक लड़की की फोटो लगी हुई थी। उम्र करीब 7-8 साल के करीब होगी। उस लड़की ने उस फोटो में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। बालों की 2 चोटी बनाई हुई थी। गोरा रंग, नीली आंखों और रेड चेरी जैसे होठों। वो लड़की देखने में किसी परी से कम नहीं थी। उस लड़की ने अपनी दोनों हाथों से अपनी दोनों चोटी को पकड़ रखा था और उसके खूबसूरत होठों पर प्यारी से स्माइल थी, जिसे उस लड़की की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। वो लड़का अपनी आंखों में पागलपन लिए एक तक उस लड़की को निहार रहा था। उस लड़के की आंखों में उस लड़की को पा लेने की चाह साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। उस लड़के ने गुस्से में अपनी आंखें बंद करी और उसकी पकड़ हाथ में पकड़े ग्लास पर कस गई। जैसे उस शख्स की मौजूदगी जैसे उस लड़के को पसंद नहीं आए हो। वो लड़का उस शख्स को देखे बिना ही गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अंडरस्को गनी, तुम्हें पता है ना, जब मैं अपनी जानेमन के साथ होता हूँ तो मुझे किसी की मौजूदगी पसंद नहीं है और नहीं दखल अंदाजी। उस लड़के का बोलने का लहजा सर्द था, जिसे सुन गनी का चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी गनी ने हिम्मत करके कहा, अंडरस्को बॉस, मुझे पता है आप जब मेरी बेटी के साथ। गनी, वो लड़का गनी की बात बीच में ही कटते हुए गुस्से में चिल्ला उठा और अपनी जगह से खड़ा होकर एकदम से गनी का गला पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए उस कमरे की दीवार से सटा देता है। उस लड़के की इस हरकत से गनी की सांसें उखड़ने लगी थी, क्योंकि गनी की गर्दन पर उस लड़के की पकड़ मजबूत होती जा रही थी और गनी अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। वो लड़का गनी की गर्दन पर अपनी पकड़ अधिक मजबूत बनाते हुए अपने दांत पिसते हुए कहा, अंडरस्को खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी जानेमन का नाम लिया तो तू ये बात कैसे भूल गया गनी कि तूने मेरी जानेमन को मुझे 10 साल पहले 1 लाख में बेचा था। उसी दिन से मेरी जानेमन सिर्फ मेरी हो गई थी, सिर्फ मेरी, ना कि तेरी बेटी। याद रखना, आज के बाद तुम अपनी गंदी जुबान से मेरी जानेमन को अपनी बेटी कहा ना तो जान से मार दूंगा। इस वक्त वो लड़का हद से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लड़के ने गनी को एक झटके से छोड़कर जमीन पर धक्का दे दिया। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाया और धड़ाम की आवाज से नीचे गिर गया। गनी ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर खांसते हुए खुद को संभाला और डरते हुए बोला, अंडरस्को बॉस वीएस। इतना सुनना ही था कि इस लड़के की आंखें और गुस्से में लाल हो गई। गनी ने अपने कांपते हुए हाथों से उस लड़के की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। उस लड़के ने फोन को लेकर अपने कान से लगा लिया तो सामने से वीर सार्कास्टिकली वे में बोला, अंडरस्को लड़कियों के शरीर का सौदा करने वाला के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। मानिक राव, जी हाँ, ये और कोई नहीं मानिक राव था। दूसरी लड़कियों के हुस्न का सौदा करता है और किसी एक के लिए इतना पागलपन, तब तो जरूर उस लड़की में कुछ खास बात होगी। अब तो पक्का उस लड़की से मिला पड़ेगा, क्या पता उस लड़की पर मेरा भी दिल आ जाए। इतना सुनना भर था कि मानिक गुस्से में भर उठा। उसकी पकड़ फोन पर कस चुकी थी। वो गुस्से में आकर जोर से बोला, अंडरस्को वीएस खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से उसके लिए एक वर्ड भी निकला तो जान से मार दूंगा। मुझे पता है तुम एक नंबर की लड़की बज हो। मानिक की बात सुन वीएस उसी अंदाज में बोला, अंडरस्को आवाज नीचे। मानिक राव, लड़कियों के शरीर का सौदा करने वाला इंसान मेरे सामने ऊंची आवाज में बातें करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसी लड़कियों के साथ हमबिस्तर होता हूँ जो अपनी मर्जी से मेरे साथ आए, ना कि तुम्हारी तरह जबरदस्ती करे। समझे तो आइंदा से मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले 100 बार सोचना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था तुम उस लड़कियों के बीच अपनी वुमन वेपन को कॉलगर्ल बना के भेजेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम भूल गए मानिक राव, मेरा नाम वीएस है। लोग ऐसे ही मेरे नाम से खौफ नहीं खाते हैं। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है मानिक राव, तो मुझे मरने के सपने देखना छोड़ दे, वरना मेरा दिमाग सटक गया ना तो जो मौत कुछ वक्त बाद आने वाली है ना, वो अभी आ जाएगी। वैसे कोशिश अच्छी थी मुझे मरने की, पर अफसोस ये हो ना सका। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इतना बोलकर वीर ने जैसे ही फोन रखने को हुआ, मानिक बोल पड़ा, अंडरस्को ऐसे चेहरा छुपा के दुनिया में राज करना बहुत आसान है। अगर हिम्मत हो तो बिना चेहरा छुपाए मेरे सामने आकर दिखा, फिर मैं तुझे बताता हूँ ये मानिक राव क्या चीज है। मनिका ने भी गुस्से में तमतमाते हुए कहा, जिसे सुनकर वीर पागलों की तरह हंसने लगा।
उसकी हंसी की आवाज इतनी खतरनाक थी, वह खुले आसमान में गूंज उठी थी। मित और जय वीर का पागलपन देख रहे थे, क्योंकि वीर की हंसी किसी पागल इंसान से कम नहीं थी। वीर एकदम से रुका और बेहद डरावनी आवाज में बोला, अंडस्को मानिक राव, तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी कर देगा। ये वीएस पर अफसोस, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बोल वीर ने अपने कान में लगे माइक्रोफोन को निकलकर जमीन पर फेंक दिया और जाकर कर में बैठ गया जो जय और मीत लाए थे। वहीं दूसरी तरफ मानिक राव ने गुस्से में फोन को फर्श पर फेंक दिया और गुस्से में आकर जोर से चिल्लाया, अंडस्को वीएस। चैप्टर 10 हद से ज्यादा मोहब्बत। दूसरी तरफ वीर कर में बैठ गया था। ड्राइविंग सीट पर जय बैठा था और उसके बगल में मीत बैठा हुआ था। वीर कार की पीछे की सीट पर फैलकर बैठा हुआ था। वीर के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वीर अभी भी शर्टलेस था और वीर की ब्रॉड चेस्ट पर उस लड़की के दिए गए लव बाइट और लिपस्टिक के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिसे देखकर हमेशा की तरह जय इरिटेट हो रहा था और मीत जय को देखकर हंस रहा था। जय ने घूरकर मीत को देखा तो मीत चुप हो गया, पर उसे जय का फ्रेटेशन से भर चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। जय ने कार की डैक्स खोलकर अंदर से एक शर्ट निकाली जो हमेशा कार में रहती थी, ताकि इमरजेंसी में काम आए। जय ने उस शर्ट को वीर के मुंह पर फेंक दिया और इरिटेट होकर बोला, अंडस्को वीर, पहले ये शर्ट पहन ले, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऐसे कारनामे देखने का। मैं सच बोल रहा हूँ, साले कमीने, तुम ना एक दिन इस लड़कियों के चक्कर में मारोगे, वो भी कुत्ते की मौत, समझे। ये बोल जय ने कार स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। वीर जय बुरी तरह घूरते हुए बोला, अंडस्को जय, ये क्या बदतमीजी है। वीएस हूँ मैं तुम्हारा बॉस, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। वीर अभी भी जय को घूर रहा था, पर वीर का ऐसे घूरना जय को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। जय खिसियाते हुए बोला, अंडस्को बॉस माय फुट, तुम दुनिया वालों के लिए वीएस हैं, जिसे दुनिया खौफ खाती है, पर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वीर है, समझे। इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, सुधर जा, सुधर जा, अभी भी वक्त है, वरना किसी दिन इसी लड़कियों के चक्कर में मरोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जय की बात सुनकर मीत और वीर दोनों जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन दोनों को अच्छे से पता था कि जय लड़कियों से कितनी चिढ़ होती थी। ना जाने जय को लड़कियों से क्या ही दुश्मनी थी, जो हमेशा लड़कियों से दूर ही भागता था। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर जय दोनों को बुरी तरह घूरने लगा था, जिसे देख वीर हंसते हुए बोला, अंडस्को अच्छा यार, नहीं हंसेंगे, ऐसे घूरना बंद कर और कार चलाने में ध्यान दे, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अब तक वीर ने शर्ट पहनी थी। जय ने वीर को कार की व्यू मिरर में देखा तो वीर बिंदास होकर सीट पर बैठा था, जैसे उसे जय की बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। जय थोड़ा गुस्से में बोला, अंडस्को वीर, तुम्हारे पास दिमाग में है कि नहीं? जब तुम्हें पता था कि वो मानिक राव की भेजी हुई वुमन वेपन है, तो क्या जरूरत थी उसके साथ अकेले जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जय के चेहरे पर वीर के लिए फिक्र साफ साफ झलक रही थी, जो मीत और वीर दोनों अच्छे से समझ रहे थे। वीर ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और जय से कहा, अंडस्को जय, तुम भूल रहे हो, मैं वीएस हूँ और वीएस को मरना इतना आसान नहीं है। वीएस वो आग है जो अपने दुश्मन को जलाकर राख कर देता है, तो वो एक मामूली सी लड़की क्या चीज है। मर गए मुझे मरने वाले जय, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। वीर बिंदास होकर कार की हेड सीट से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करी। हाँ यार, जय वीर सही कह रहा है, हमारे वीर को कुछ नहीं होगा, वो खुद एक आग है, समझे। मित ने भी वीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिर भी वीर, ये लड़की वड़की का चाकर छोड़ दो, किसी दिन इन्हीं लड़की के चक्कर में तुम फंस जाएगा। जय वीर को समझाते हुए कहा, सॉरी जय, पर ये मैं नहीं कर सकता हूँ, और वो क्यों, ये बात तुम और मीत दोनों अच्छे से जानते हो। वीर की आंखें अभी भी बंद थी, पर चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे। जय और मीत दोनों ने मुड़कर वीर को देखा। वो दोनों समझ गए थे कि वीर को समझाना बेकार है, क्योंकि वो वही करेगा जो उसे करना है। मित ने वीर को देख कहा, अंडस्को अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर अब ये बताओ उस मानिक राव का क्या करे? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अब तुम ही बताओ उसका क्या करना है। मीत की आवाज सख्त हो चुकी थी और चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस। मानिक का नाम सुनते ही वीर को वो बात याद आ गई, जब मानिक उसका दलाल गनी से बात कर रहा था, और वीर ने वो बात फोन पर सुन ली थी, जो उस वक्त गनी के पास था। वीर ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और अपनी सर्द निगाहों से मीत को देखा।
जो उसे ही देख रहा था, पर मीत के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वीर कुछ सोचकर बोला, अंडरस्को जय, मित मानिक किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। तुम दोनों जरा पता तो करो, वो कौन लड़की है? हम भी तो देखे लड़कियों के शरीर की तस्करी करने वाला शख्स आखिर किसके लिए इतना पागल हुआ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वीर के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। जय ने हाँ में सर हिला दिया और कार चलाने लगा। फिर पता नहीं जय को क्या सूझा, उसने वीर से पूछ लिया, अंडरस्को वीर एक बात पूछूं? वीर ने बस जवाब दिया। तो जय आगे बोला, अंडरस्को वीर मानिक राव जिस लड़की की बात कर रहा था वो लड़की खूबसूरत हुई तो तुम क्या करोगे? मतलब? वीर ने ना समझी से बोला। मतलब ये कि वो लड़की बाला की खूबसूरत निकली तो और तुम्हें भी उसे प्यार हो गया तो? जय का इतना कहना भर था कि वीर का चेहरा गुस्से ने भर उठा। कुछ देर पहले जहां वीर के चेहरे पर ना समझी वाले भाव थे, अब वही चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। वीर ने जैसे ही जय को कुछ कहना चाहा, उसे पहले ही जय बोल पड़ा, अंडरस्को जानता हूँ वीर तुझे नफरत है प्यार मोहब्बत जैसी चीज से, इसलिए गुस्सा मत करो और इस बात को सीरियस मत लो, बस ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहा हूँ। मान लो कभी तुम्हें उसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे मानिक के साथ जाने देंगे? नहीं, वीर अचानक बोल पड़ा, पर वीर की आवाज बेहद ठंडी थी। जय और मीत दोनों वीर को देखने लगे। वीर आगे बोला, अंडरस्को नहीं जय, कभी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। उसे पागलों की तरह प्यार करूंगा, उसे हद से ज्यादा मोहब्बत करूंगा, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, उसे मैं अपने दिल की धड़कन बन के रखूंगा। वीर अब तक शांत हो चुका था, पर वीर ये बात बोलते बोलते कहीं खोसा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बात वीर अपने दिल से कर रहा था और इस बात से वीर भी अनजान था। और अगर वो लड़की तुम्हारी सच्चाई जान के खुद तुमसे दूर जाना चाहे तो? जय ने भी वीर पर आगे का सवाल दाग दिया। तब भी उसे मेरी होकर ही रहना होगा, उसे मुझे मेरी सच्चाई के साथ मुझे एक्सेप्ट करना होगा, और तभी नहीं मानी तो उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। वीर ने ये बात बेहद सख्त लहजे में बोली थी। यानी कि तुम उसे कैद करके रखोगे? मित ने कहा। हाँ मीत, अगर उसे मेरे करीब रखने के लिए ये करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा, पर उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं, मतलब कि कहीं नहीं। समय बीतने के साथ साथ वीर की आवाज बेहद डरावनी होती जा रही थी। पर वीर तुम्हारी इस हरकत से तो वो लड़की तुमसे नफरत करने लगेंगी। इस बार जय से सामने देखते हुए कहा। नफरत करती है तो करे जय, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्यार ही काफी है हम दोनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते वक्त वीर हद से ज्यादा सीरियस लग रहा था। वीर एक पागल आशिक की तरह बात कर रहा था। वीर के चेहरे पर पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की के लिए था जो अभी तक वीर ने देखी भी नहीं थी। जय और मीत वीर का ये रूप देखकर हैरान थे, क्योंकि जो वीर लड़कियों को खेलने की चीज समझता था वो किसी एक लड़की के लिए इतना पजेसिव होगा ये उन दोनों ने कभी सोचा नहीं था। पर फिर भी वो दोनों खुश थे, और होते भी क्यों नहीं। आखिर बातों ही बातों में उन दोनों को ये बात तो पता चली थी कि अगर कभी वीर की लाइफ में कोई लड़की आएगी तो वीर उसे किस हद तक चाहेगा। उन दोनों के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी झलक रही थी। आगे मीत और जय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। कार में अब पिन ड्रॉप साइलेंट था। थोड़ी देर में जय की कार वीर के मेंशन के बाहर आकर रुकी। वीर कार से निकलने से पहले जय और मीत दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जय मीत, मैंने जो तुम दोनों को कम दिया है ना वो कल शाम तक हो जाना चाहिए। जय और मीत दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वीर कार से निकलकर मेंशन के अंदर चला गया। जय और मीत भी अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन। सुबह के 8 बजे मितेश जी, ममता जी और माया तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। हमेशा की तरह देर रात मेंशन लौटने के बाद वीर अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। मितेश जी का नाश्ता करने की बजाय बड़ी शिद्दत के वीर के कमरे को घूर रहा था, और ये बात ममता जी और माया से छिपी नहीं थी। माया और ममता जी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी माया ने ममता जी को इशारा करके मितेश जी को कुछ कहने का इशारा किया, जिसे समझकर ममता जी धीरे से बोली, अंडरस्को सुनिए। ममता जी की आवाज से मितेश जी का ध्यान वीर के कमरे से हटकर ममता जी पर चला गया। ममता जी आगे बोली, अंडरस्को सुनिए, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, पहले शांत होकर नाश्ता कर लीजिए और ऑफिस चले जाए। वैसे भी ये मीटिंग हमारे ऑफिस में होने वाली है, तो आपका वहाँ सबसे पहले पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं वीर को बाद में भेज दूंगी। मितेश जी गौर से ममता जी को देख रहे थे, जो लाचारी भरी नजरों से मितेश जी को ही देख रही थी।
उसे देखकर मितेश जी ने एक गहरी सांसें भरी और थोड़ा सख्ती दिखाते हुए कहा, अंडस्को, देखो ममता, आज हमारे बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये बात तुम भी जानती हो, और मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग में तुम्हारा लाडला बेटा भी शामिल हो, ताकि मैं वीर को सबसे मिलवा सकूं, क्योंकि आगे चलकर उसे बिजनेस संभालने में आसानी होगी। इसलिए कह रहा हूँ, वीर का इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है, तो उसे वक्त पर मीटिंग में भेज देना। जी भेज दूंगी। ममता जी ने बस इतना कहते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। मितेश जी अपना नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। करीब आगे घंटे बाद वीर फ्रेश होकर नीचे हॉल में आया, जहां ममता जी और माया दोनों उसका ही इंतजार कर रहे थे। वीर खाने की टेबल पर बैठ गया तो ममता जी ने नाश्ता निकालकर प्लेट वीर की तरफ बढ़ा दी और अपनी भौहें उचटकाकर वीर से कुछ पूछा, जिसके बदले में वीर ने अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर ममता जी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वीर चुपचाप नाश्ता करने लगा। तभी माया ने वीर से पूछ लिया, अंडस्को भाई, पापा ने आपको मीटिंग में बुलाया है। हाँ पता है मुझे, छोटी बताने की जरूरत नहीं है, समझी, वीर ने नाश्ता करते हुए कहा। माया ने अपना मुंह बना लिया और कुछ सोचकर आगे बोली, अंडस्को, वैसे भाई ये मीटिंग कितने बजे है? उद्धरण चिन्ह। सडनली ऐसे पूछने पर वीर नाश्ता करते हुए रुक गया और बोला, अंडस्को, सुबह 11 बजे है। वैसे ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? वीर शक की नजरों से माया को देखना लगा तो माया अपनी आंखें इधर उधर करने लगी। फिर कुछ सोचकर वीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोल पड़ा, अंडस्को, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो बिजनेसमैन आने वाले हैं उसमें से तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? सच सच बताना माया। वीर माया को थोड़ा धमकाते हुए कहा। वीर के मुंह से चक्कर वाली बात सुनकर माया के तो होश ही उड़ चुके थे। माया ने पहले वीर को देखा, फिर मानता जी को। वो दोनों शक की नजरों से उसे ही देख रहे थे, जिसे देखकर माया नर्वस हो चुकी थी। माया ने अपनी नजरें चुराते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, अंडस्को भाई, आप ही ना कुछ भी बोलते हो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हो, वैसे भी आप तो ऑफिस जाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही ऑफिस चली जाती हूँ। भाई तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम कभी ऑफिस ज्वाइन भी करोगे, इससे अच्छा है कि मैं ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ और पापा के साथ अभी से ही बिजनेस सीख लेती हूँ, क्योंकि आगे चलकर तुम तो पापा का बिजनेस संभालोगे नहीं, तो बचा कौन, मैं ही ना, तो मुझे ही उसे संभालना होगा। इसलिए मैं भी आज ऑफिस जा रही ही। इस मीटिंग में अंडस्को, माया ने बड़ी खूबसूरती से अपनी चोरी छुपा दी थी और अपनी बातों से ममता जी और वीर का ध्यान भी उस पर से हटा दिया था। माया चेयर से खड़ी हुए और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। माया के चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। माया ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि वीर बोल पड़ा, अंडस्को, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। ये सुनते ही माया के चेहरे की को मुस्कान पल भर में गायब हो चुकी थी। माया का चेहरा मायूसी से भर गया था, पर माया ने अभी भी वीर की तरफ नहीं देखा था, इसलिए उसने माया के चेहरे की उदासी नहीं दिखाया था। वीर आगे बोला, अंडस्को, वैसे भी मीटिंग 11 बजे है और अभी सुबह के 9 बजे है, तो मैं खुद मीटिंग में चला जाऊंगा। फिर ममता जी की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, मॉम ने अभी बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, मैं टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊंगा। ये बोल वीर ने अपना नाश्ता फिनिश किया और टेबल से उठकर बाहर निकल गया। माया उदास होकर अपने कमरे में चली गई। ममता जी समझ चुकी थी कि वीर कहाँ गया है, इसलिए ममता जी ने वीर से कोई सवाल नहीं किया था। दूसरी तरफ माया अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आते ही माया ने कमरे का दरवाजा बंद किया और बैग के पास आकर बेड पर पेट के बल लेट गई थी और अपना मोबाइल फोन ओपन करके एक फोटो निकली। ये किसी और की नहीं, कार्तिक की थी, जिसे देखकर माया के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान तैर गई। माया कार्तिक की फोटो को चूम लिया और होठों पर प्यारी से स्माइल लाकर बोली, अंडस्को, आज आप भी इस मीटिंग में आएंगे, सोचा था आज आपको पूरे 1 साल बाद जी भर के देखूंगी। फिर अपना मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, पर ये तो मेरा भाई ही मेरा प्यार का दुश्मन बन के बैठा है। पर कोई बात नहीं, आज मैं आपसे मिलके रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों न पड़े। ये बोल माया ने एक बार फिर कार्तिक की फोटो को चूम लिया और अपने फोन को सीने से लगा लिया। आगे जारी है।